हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 29 चैप्टर्स ख़त्म किए हुए हैं। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि पहले आप वो 29 चैप्टर्स देखें ताकि जो टाइमलाइन हम फॉलो कर रहे हैं वो आप समझ जाएं। तो ये आज का हमारा 30th और आखिरी चैप्टर है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस का, जो डील करता है पार्टीशन और इंडिपेंडेंस के बारे में। हमने एक टाइमलाइन फॉलो किया था 1707 AD, द डेथ ऑफ औरंगजेब, और आज जो है हम देखेंगे वो किस तरीके से 1947 में हिंदुस्तान को पार्टीशन के साथ इंडिपेंडेंस दिया गया। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। द कैबिनेट मिशन प्लान, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो आइए जानते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान था क्या। On 22nd January 1946, the decision to send cabinet mission was taken, and on 19 February 1946, British Prime Minister Clement Attlee government announced in the House of Lords about the mission and the plan to quit India. हमने देखा कि 1940s में क्रिप्स मिशन भेजा गया था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे उसके चेयरमैन थे। वो दरअसल भेजा गया था कि हिंदुस्तानियों का सपोर्ट लिया जाए वर्ल्ड वॉर 2 के लिए, और इन रिटर्न कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के डोमिनियन स्टेटस के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हुआ था। हिंदुस्तानियों को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था। तो 1946 में जो थे वो इलेक्शंस चले, और लेबर पार्टी के जो लीडर थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली, वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। तो वो ज़्यादातर फेवर थे हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस देने में। तो उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अनाउंस किया कि विद इन 1948 जो था वो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया जाएगा। तो इसी प्लान के तहत कैबिनेट मिशन भेजा गया कि हिंदुस्तान में आप जाइए और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की कोशिश कीजिएगा। A high-powered mission of 3 British cabinet members headed by Lord Pethick Lawrence, आप पिक्चर देख सकते हैं, सर लॉर्ड पेथिक लॉरेंस की पिक्चर है, जो कैबिनेट मिशन के चेयरमैन थे, वो हिंदुस्तान में आता है। तो आइए देखते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान के पर्पसेस क्या थे और इसका रिजल्ट क्या था। पर्पस आप पिक्चर देख सकते हैं, ये सर क्लेमेंट एटली की पिक्चर है जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे। तो कई बार सवाल भी पूछा गया है, एज अ मैटर ऑफ जीके भी आप याद रख सकते हैं कि हु वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया वाज गिवन इंडिपेंडेंस। तो इट वाज क्लेमेंट एटली। तो आइए देखते हैं कि कैबिनेट मिशन के पर्पसेस क्या थे। प्रपोजल्स टू सेटअप अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, तो उन्होंने प्रपोज किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी रखी जाएगी एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रखने के लिए। तो इसी के प्लान के तहत 1946 जो है वो कैबिनेट मिशन के तहत या कैबिनेट मिशन के कंक्लूजन्स के तहत एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है विथ इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो आज हम राज्यांग देखते हैं वो इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनाया हुआ है। इट प्रपोजेस टू सेटअप एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद सपोर्ट ऑफ मेन इंडियन पार्टीज। तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि एक कैबिनेट बनाने की, कैबिनेट मिशन नहीं, एक कैबिनेट इस तरीके से अब प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने की कोशिश की गई विथ मेन इंडियन पार्टीज, यानी कि इंडियन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है वो एक प्लान पर या फिर एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई, विच बिटरली फेल्ड। To resolve political deadlock between the INC and IML at their stance to prevent a communal dispute whether British India would be better off united or divided। तो कैबिनेट मिशन प्लान के दो इंपॉर्टेंट पर्पसेस थे। पहला तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए कि फ्री इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी उसका, और दूसरा जो कम्युनल टेंशंस बढ़ रहे थे, खासकर इंडियन मुस्लिम लीग उस वक्त बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूशन, एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहा था कि उन्हें सेपरेट स्टेट चाहिए ही था। तो कहीं ना कहीं इस कम्युनल टेंशन को कम करने के लिए जो है ये कैबिनेट मिशन अपने पर्पसेस के वन ऑफ द मेन पर्पस भी कैबिनेट मिशन का ये है। द अदर साइड, तो ये जानते हैं कि वो द अदर साइड क्या चल रहे थे डेवलपमेंट्स। आपने देखा कि ब्रिटिश की तरफ से तो एक अनाउंसमेंट दी गई थी कि 1948 तक जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया जाएगा। तो अब हिंदुस्तान में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे। The Congress party wanted to obtain a strong central government with more powers as compared to state government। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान एक वास्ट कंट्री था, तो उस वक्त के इंडिया के लीडर्स जो थे पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, उन्हें पता था कि अगर इस हिंदुस्तान को यूनिफाइड और एकजुट रखना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी था। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को वो इतने पावर देने के सपोर्ट में नहीं थे। Whereas All India Muslim League under Jinnah wanted to keep India united but with political safeguards provided to Muslims such as गारंटी ऑफ पैरिटी इन द लेजिस्लेटर्स। तो कहीं ना कहीं जिन्ना जी जो थे वो मुसलमानों की सपोर्ट कर रहे थे और वो चाहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट रहे लेकिन डमी रहे। वो यूनाइटेड हिंदुस्तान तो चाहते थे, लेकिन जितने भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो कि आज का पाकिस्तान है या फिर ईस्ट बंगाल में जो थे वहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनाए जाए, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के आइडियोलॉजी के खिलाफ था।
On 16th May 1946, this plan was announced and preceded by Shimla Conference of 1945. तो 1945 के शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद इस प्लान पर एक कड़ी जो है एक आलोचना की गई और एक रिजल्ट आता है. The main objective of cabinet mission was to find out ways and means for peaceful transfer of power in India, to suggest measures for the formation of constitution making machinery and also to set up the interim government. यानी कि आखिरी चंद दिन बचे थे ब्रिटिश के हिंदुस्तान में, तो पावर ट्रांसफ़र देखने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था. डायरेक्ट एक्शन डे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, क्योंकि पार्टीशन में अगर कहीं ना कहीं 5 लाख लोगों की मौत होती है मास माइग्रेशन की वजह से, हालांकि ये तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, अनऑफिशियल तो बहुत दूर तक जाते हैं, तो ये माइग्रेशन जो था, ये डेथली ब्लो जो था या फिर ये कम्युनल वायलेंस का अगर एरप्ट कहीं से होता है या फिर स्टार्ट कहीं से वो होता है तो इसी डायरेक्ट एक्शन डे से होता है, विच वॉज ऑन 16 अगस्त 1946. तो ये देखते हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे था क्या. The failure of cabinet mission plan paved way for Jinnah to announce the direct action plan. कैबिनेट मिशन ने जो था वो ये कहा कि यूनाइटेड इंडिया तो अब रखी है, कहीं ना कहीं प्रिंसली स्टेट्स को भी इसी यूनियन का एक हिस्सा बनाने की कोशिश की गई थी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो था एक डील बात की गई थी कि इतने सीट्स जो है वो आईएनसी को दिए जाएंगे और इतने सीट्स जो है वो इंडियन मुस्लिम लीग को दिए जाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी मेजॉरिटी आईएनसी के ही मेंबर्स थे. तो जाहिर सी बात थी कि जिन्ना को ये पसंद नहीं था, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को पावरफुल चाहते थे, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा ज़्यादा था और उन्होंने एक सेंट्रल पावरफुल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की हुई थी. तो इसी से जो थे वो जिन्ना नाखुश थे और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का अनाउंस कर दिया. Also known as the 1946 Calcutta killing was a day of widespread communal rioting between Muslims and Hindus in the city of Calcutta. The day also marked the start of what is known as the Week of Long Knives. बहुत ही important एक मुहावरा है, मेंस के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है कि राइट समथिंग अबाउट और राइट व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन द वीक ऑफ लॉन्ग नाइफ्स. तो ये दरअसल इसी डायरेक्ट एक्शन डे का रिजल्ट था कि कोलकाता में हिंदू और मुसलमान की दंगे शुरू हो जाते हैं. The Muslim League had demanded since its 1940 Lahore resolution that the Muslim majority areas of India in the northwest and the east should be constituted as independent states. जिन्ना ये तो चाहते थे कि हिंदुस्तान यूनाइटेड रहे, लेकिन प्रोविंसेस जो थे ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेटेड, यहाँ पर साउथ वेस्ट, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में जो पाकिस्तान है आज का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जिसे कहते हैं, और यहाँ पर ईस्ट में, एक्सट्रीम ईस्ट में जो ईस्ट बंगाल था, तो जिन्ना चाहते थे कि ये दोनों को है इंडिपेंडेंट स्टेट्स की तरह कंस्टिट्यूट किया जाए, बनाया जाए. तो 1940 लाहौर रेजोल्यूशन से ही वो लगे हुए थे इसमें. More than 4,000 people lost their lives and 1 lakh residents were left homeless in Calcutta within 72 years. अभी पार्टीशन नहीं हुआ, अपडेट देख सकते हैं 16 अगस्त 1946 में ही 1 लाख रेसिडेंट्स डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं ड्यू टू एन अनाउंसमेंट ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे बाय जिन्ना. This violence sparked up further religious riots in surrounding regions of Noakhali, Bihar, United Province, Punjab and Northwestern Frontier Province. These events sowed the seeds for the eventual partition of India. कैबिनेट मिशन जब आया 1946 में, तब हिंदुस्तानी पार्टीशन जो था इतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ था, लेकिन जिन्ना के अनाउंस करने के बाद कि देयर वुड बी अ डायरेक्ट एक्शन, ये मास कम्युनल वायलेंस होता है, और इट इज़ दिस वायलेंस विच पेव्स वे फॉर द प्लान ऑफ पार्टीशन टू बी पुट फोर्थ. प्लान ऑफ पार्टीशन, तो लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए विद इन 72 आवर्स, यानी कि 3-4 दिन के विवध में ही जो है 1 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस होते हैं, कई हज़ारों लोग मारे जाते हैं, हिंदू मुस्लिम का दंगा शुरू हो जाता है. तो ब्रिटिशों को और हिंदुस्तानी लीडर्स को उस वक्त यही सही लगता है कि इंडिया को डिवाइड किया जाए. द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली अपॉइंटेड लॉर्ड लुइस माउंटबैटन. आप पिक्चर देख सकते हैं, लॉर्ड माउंटबैटन है जो कि हिंदुस्तान के आखिरी वायसरॉय थे, as India's last viceroy, giving him the task to oversee British India's independence by June 1948. तो एजेंडा था 1948 तक हिंदुस्तान को छोड़ने का. तो लॉर्ड माउंटबैटन जो थे वो रॉयल फैमिली के मेंबर थे, तो उन्हें वायसरॉय बनाकर भेजा गया था कि प्लीज़ लुक ओवर द ट्रांसफर ऑफ पावर्स फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया, with instructions to avoid partition and preserve a united India, but with adaptable authority to ensure a British withdrawal with minimal setbacks. तो लॉर्ड माउंटबैटन को ये कहा गया कि 99.9% आप कोशिश कीजिएगा कि यूनाइटेड इंडिया को बनाकर रखे, और जो है जो डिमांड्स दिए गए हैं एक्सेप्टेबल, जो अथॉरिटी जो हिंदुस्तानियों के हाथ में दी जानी चाहिए वो ट्रांसफ़र भी किया जाए, और इससे जो है ब्रिटिश को किसी भी तरीके का सेटबैक ना हो. Mountbatten hoped to review the cabinet mission scheme for a federal arrangement for India, but despite his initial nearness for preserving the center,
द टेंस कम्युनल सिचुएशन कॉज्ड हिम टू कंक्लूड दैट पार्टीशन हैड बिकम नेसेसरी फॉर अ क्विकर ट्रांसफर ऑफ पावर। तो कैबिनेट मिशन ने यह कहा था कि एक प्रोविंस आप रख लीजिएगा, यानी कि एक प्रोविंसेस की तौर पर स्टेट्स को बनाइएगा, लेकिन एक यूनाइटेड यूनियन आप बनाइएगा, यूनियन ऑफ इंडिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की तरह आप एक यूनियन तो ज़रूर बनाइए, लेकिन इसे यूनाइटेड ही रखिए, एक फेडरल तरीका, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप एक्सेप्ट कीजिए। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इनिशियली बहुत कोशिश की कि इस फेडरल फॉर्म को बचाया जाए। कहीं ना कहीं जो थे वो फेल हो चुका था ये फेडरल फॉर्म, क्योंकि देयर वर वाइड स्प्रेड वायलेंस एंड इंडियन मुस्लिम लीग वांटेड अ न्यू कंट्री फॉर मुस्लिम्स। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, तो माउंटबेटन को पता चलता है कि अब जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर पीसफुली होना नामुमकिन है, क्योंकि वाइड स्प्रेड वायलेंस है, राइट्स चल रहे हैं, कम्युनल वायलेंस हो रहा है, हिंदू मुसलमान और मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं। तो द बेस्ट वे नाउ आउट टू ट्रांसफ़र पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन टेरिटरी वॉज पार्टीशन। तो इसी सजेशन के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है वो एक्ट पास किया जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आइए देखते हैं कि एक्ट किसके बारे में बात करता है। It partitioned British India into two new independent dominions of India and Pakistan. दो हिस्से किए गए, पाकिस्तान एंड इंडिया। The act received the royal assent on 18th July 1947 and thus India and Pakistan were created on papers. तो लीगली जो है पाकिस्तान और इंडिया जो हिंदुस्तान बनाए गए वो 18 जुलाई 1947 था। हालांकि बाय द टाइम द डेट इट वाज सेट इट वाज 14th अगस्त मिडनाइट फॉर पाकिस्तान एंड 15th अगस्त अर्ली 15th अगस्त फॉर India. The legislature representatives of Indian National Congress, the Muslim League and the Sikh communities came to an agreement with Lord Mountbatten on what has came to be known as the 3rd June plan or the Mountbatten plan। बहुत ही important है। This plan was the last plan for independence। तो उस वक्त के मेजर जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के हेड्स जो थे, ये बोलना गलत होगा कि मेजर रिलीजियस के हेड्स, लेकिन कहीं ना कहीं ये 3 पार्टीज़ या फिर 3 सेक्शंस जो थे वो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को डिनोट कर रहे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज़्यादातर हिंदू थे जो डोमिनेट कर रहे थे, मुस्लिम लीग में ऑफकोर्स मुस्लिम थे, और सिक्स कम्युनिटी के अकाली लीडर्स जो थे वो माउंटबेटन से कई चर्चा चलती है और माउंटबेटन अपना प्लान देते हैं जिन्हें जून प्लान या फिर 3rd जून प्लान भी कहा जाता है, जिसके तहत पार्टीशन का एक प्लान दिया जाता है। रेड क्लिफ लाइन जो कि बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही प्रोमिनेंट लाइन है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का एक बाउंड्री जो है वो भी इसी प्लान के तहत बनाई जाती है। There was much violence and many Muslims from what would become India fled to Pakistan and Hindus and Sikhs from what would become Pakistan fled to India. Many people left behind all their possessions and property to avoid the violence and flee to their new country. तो यहाँ की माइनॉरिटी मेजॉरिटी एरिया में आ रही थी और यहाँ की माइनॉरिटी इस मेजॉरिटी एरिया में जा रही थी। हिंदू और सिख्स हिंदुस्तान को आ रहे थे और मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। द पेन दैट स्टिल हॉन्ट्स अस, तो यही वो पार्टीशन का स्कार है जो हिंदुस्तान को सिंस 1947 से लेकर आज के डेट में 2020 तक भी स्कार एक बनकर रहकर हमें हॉन्ट करता है। द प्रिंसली स्टेट्स वर लेफ्ट ऑन देयर ओन टू जॉइन ईदर कंट्री। हम पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से प्रिंसली स्टेट्स को एकजुट बनाना इट वाज नॉट एन ईजी टास्क विच वाज डन बाय द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम अगले चैप्टर्स में और अगले सेशंस में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स को जो है वो एक फ्री हैंड दिया गया था कि वो चाहे तो हिंदुस्तान के साथ रहे, चाहे तो पाकिस्तान के साथ जाए या फिर अपना इंडिपेंडेंस स्टेटस अनाउंस कर दें। There was no conception that population transfers would be necessary because of partitioning, कि कोई भी प्लान नहीं था, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था कि किस तरीके से इतने पॉपुलेशन को, मास माइग्रेशन को जो है वो माइग्रेट किया जाएगा, किस तरीके से इन कम्युनल टेंशन्स को, वायलेंस को कंट्रोल किया जाएगा। तो बस ब्लाइंडली इस पार्टीशन के प्लान को अनाउंस किया गया। द एरियाज ऑफ बंगाल, पंजाब एंड लाहौर वर फिल्ड एंड रेडेड विद ब्लड। तो आज भी अगर कोई बुजुर्ग इन एरियाज में है तो वो जानते हैं कि किस तरीके से खून खराबा उस वक्त हुआ था। Considered to be one of the brutal mass migrations in the history of mankind, nearly 5 lakh were killed and millions displaced and lost their homes। 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी इसमें और कई मिलियंस जो है वो डिस्प्लेस हुए थे। इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट माइग्रेशंस ऑफ मैनकाइंड। द मास परसिक्यूशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड्स हैपेंड ऑन लार्ज स्केल। जाहिर सी बात थी, पाकिस्तान में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, सिखों को टारगेट किया जा रहा था और हिंदुस्तान में मुसलमानों को। Even though rehabilitation measures were taken, but still the scars left behind were unforgettable।
यहाँ पर भले ही एक सेक्युलर कंट्री की तरह हिंदुस्तान अनाउंस क्यों ना किया गया हो, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद जैसे पर्सनालिटीज़ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाते हैं, मेजर्स लेते हैं, और वहाँ पर भी मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान बनने के बाद अनाउंस करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो भले ही इस्लामिक रिपब्लिक क्यों ना हो, लेकिन वो अपने सेक्युलरिस्टिक टेक्सचर को बनाए रखेगा, किसी भी गैर मजहबी लोग को वहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों तरफ रिहैबिलिटेशन मेजर्स लिए गए, लेकिन देवर अनफॉरगेटफुल एंड अनफ्रूटफुल। तो आइए देखते हैं कि वो जो आखिरी चीज़ क्या थी। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन सेट बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन हिज स्पीच थ्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ये स्पीच उन्होंने उस वक्त दी थी जब हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस वो प्रोक्लेम कर रहे थे इन लोकसभा। द एम्बिशन ऑफ ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशंस हैज़ बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई that may be beyond us, but as long as there are tears and sufferings, so long our work will not be over. तो महात्मा गांधी को अपने ख्याल में रखकर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ये कहते हैं कि जब तक हर इंसान की आंख में आंसू रहेगा हम काम करेंगे, जब तक इस दुनिया में ह्यूमन सफरिंग्स रहेंगे हमारा काम ख़त्म नहीं होगा। तो इसी स्पिरिट को लेकर हिंदुस्तान जो है वो एक नया बर्थ लेता है, एक शुरुआत, एक नई उमंग लेकर हिंदुस्तान जो है 1947 अगस्त 15 को जो है वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहलाता है। तो ये थे पूरे 30 चैप्टर्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने इन 30 चैप्टरों में देखा कि किस तरीके से 1707 AD डेथ ऑफ औरंगज़ेब टू 1947 द इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रीडम टुक प्लेस। आई होप कि आपको पूरे 30 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर्स समझ आए होंगे और पसंद आए होंगे। नॉट जस्ट पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ राइटिंग एन एग्जाम, बट ऑल्सो यू वुड हैव गेन्ड एन एनॉर्मस नॉलेज रिगार्डिंग इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशंस। थैंक यू।